Hello all, welcome to the channel DevOps Tech Stack. I hope you all are doing safe and sound. तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 5 सीरीज ऑफ द टेराफॉर्म प्लेलिस्ट। अब उसको स्टार्ट करने से पहले उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने सो फार पढ़ा है। सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज टेराफॉर्म, इसके कुछ फीचर्स जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम कर रहा है, क्या क्या उसके रीजंस है, सारे फीचर्स हमने डिस्कस करे। ये सारा डे 1 के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हो। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्यों टेराफॉर्म। हालांकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल अवेलेबल है मार्केट में, बट वाई टेराफॉर्म वी हैव डिसाइडेड, तो उसके बारे में मैंने कुछ आपको कंपैरिजन बताया बिटवीन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल जो भी मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या उनके फीचर्स है और क्यों टेराफॉर्म बूम कर रहा है। ये सारा कुछ मैंने फीचर्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया इन 3 स्लाइड्स में। उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी हम टेराफॉर्म प्रैक्टिकल लैब करने वाले हैं वो सारा कुछ हम AWS क्लाउड पे करने वाले हैं, क्यों, ताकि हमें कोई भी मशीन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज ना आए। सारा वर्चुअल सर्वर्स हम लॉन्च करें AWS पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक AWS पे अकाउंट क्रिएट किया, वहां पे एक IAM यूजर क्रिएट किया और वहां से हमें एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की मिला था, ताकि जिस भी मशीन पे हम टेराफॉर्म इंस्टॉल करें वो ऑथेंटिकेट कर सके हमारे AWS क्लाउड के अकाउंट को। ओके। उसके बाद टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करना है वो हमने देखा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो किया टेराफॉर्म का, और वहां पे हमने एक उबंटू मशीन पर टेराफॉर्म इंस्टॉल करके देखा। उसके बाद वहां पे हमने 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट किए या सेट किया वहां पे उस वाले पर्टिकुलर EC2 मशीन पे। और वहां पे हमने क्या क्या सेट किया है, एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की, ताकि हमारा टेराफॉर्म ऑथेंटिकेट कर सके AWS क्लाउड को। उसके बाद सबसे पहला हमने एक अपना .tf फाइल लिखा, दैट इज टेराफॉर्म कोड। वो वाला कोड क्या कर रहा था, कुछ खास नहीं। एक जो EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था अपने UI से, उसी को हम क्रिएट किए थ्रू द टेराफॉर्म कोड, और सबसे पहला कोड हमने टेराफॉर्म का यहाँ पे लिखा। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 3 कमांड्स मैंने डिस्कस करे, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान एंड टेराफॉर्म अप्लाई। इन तीनों को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारा पहला EC2 मशीन जो कि टेराफॉर्म के थ्रू लॉन्च हुआ वो क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने सेकेंड लैब क्या परफॉर्म किया कि एक हमने EC2 मशीन क्रिएट किया और उस EC2 मशीन पे हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया, ताकि वो वेब सर्वर एक्सेसिबल हो, और उसके लिए वो 8080 पोर्ट पे चल रहा था। उसके लिए हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करके देखा। ओके। और हमने कुछ यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन भी पास किया टू रन दैट पर्टिकुलर वेब सर्वर। तो वहां पे हमने एक यूजर डेटा कॉलम भी पास किया था। वो सारा सेक्शन हमने कैसे कैसे पास किया, सबसे पहले मैंने सारा स्टेप आपको UI से करके दिखाया था। उसके बाद हमने सेम स्टेप्स को अपने टेराफॉर्म कोड में लिखा और एग्जीक्यूट किया अगेन द सेम स्टेप्स, दैट इज टेराफॉर्म इनिट, प्लान एंड अप्लाई। तो ये सारा कुछ आप डे 2 के वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद जब हमने सेकेंड वाला कोड लिखा तो उसमें मैंने 2 चीजें आपको बताई, दैट इज इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड टेराफॉर्म ग्राफ। ये यूज होता है कि डिपेंडेंसी विजुअलाइज करने के लिए। अगर आप मान लो EC2 इंस्टेंस पे कोई सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना होगा, तभी आप उसको EC2 इंस्टेंस पे अटैच कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करा। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट जाने, जैसे व्हाट इज टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल एंड टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल। टेराफॉर्म इनपुट क्या होता है, अगर मल्टीपल टाइम्स आप एक ही वैल्यू को रिपीट कर रहे हो इंटायर कोड पे, तो ये सही तरीका नहीं है, और इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल का। तो वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म में, ये मैंने आपको बताया। आउटपुट क्यों यूज करते हैं, अगर आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो और उसका पब्लिक IP आपको चाहिए, तो आप नहीं चाहते हो कि आप उसको जाके UI में उसकी पब्लिक IP को देखो, तो उस केस में आपके पास टेराफॉर्म आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे आपको जब आप टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हो तो आपको एट द लास्ट आपको उस पब्लिक IP का वैल्यू मिल जाएगा। देन ओवरऑल हमने समझा कि टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्या होता है। जब भी हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करते थे तो हमारा सारा रिसोर्स डिलीट हो जाता था। तो ये किस पर्टिकुलर रिसोर्स को डिलीट करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, वो TF स्टेट फाइल इज द मेन फाइल। उसको फिर हमने देखा, पूरा लैब किया कि कैसे हम स्टेट फाइल को S3 बकेट पे रख सकते हैं, कैसे वहां पे हम लॉक एंड इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। सो सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको टेराफॉर्म स्टेट फाइल का बताया लास्ट वाले वीडियो में। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि टेराफॉर्म, अगर आपके पास कोई नया कोड लिखने को आपको अगर प्रोजेक्ट में मिलता है, तो आप कैसे टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो और कैसे अपना कोड लिख सकते हो। मैंने एक IAM यूजर को क्रिएट करके आपको दिखाया कि आपको ऑफिशियल टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंट कैसे फॉलो करना है। ठीक है। अब आज का जो प्रैक्टिकल लैब है वो है बिल्ड अ स्केलेबल वेब ऐप ऑन द AWS क्लाउड। एंड ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा लैब है। अगर आपको ये पूरे इंटायरली अगर आप अपने सिस्टम पे समझ समझ के करते हो, तो ये काफी अच्छा आपको हैंड्स ऑन देगा। आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि इंटायरली एक पूरा कोड हम कैसे लिख सकते हैं, और इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट AWS के भी कवर करेंगे और टेराफॉर्म के तो करेंगे ही कि कैसे कोड लिखना है। तो अभी तक बेसिकली हमने क्या किया था कि एक
EC2 इंस्टेंस पे हमने अपना वेब सर्वर को डिप्लॉय किया था। व्हाट इफ कि अगर वो जो पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस था जिस पे वेब सर्वर डिप्लॉयड था वो क्रैश हो जाता है, या फिर उसके डिस्क फुल हो जाते हैं और यूजर्स को उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये बेटर तरीका नहीं है कि प्रोडक्शन में हम इस तरह के डिप्लॉयमेंट करें, आपका पूरा साइट ही डाउन हो जाएगा उस केस में। तो उस केस में कॉन्सेप्ट आता है वेब क्लस्टर का, मतलब कि मोर देन वन EC2 इंस्टेंस पे हमने अपना वेब सर्वर डिप्लॉय करके रखा है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? द सॉल्यूशन इज टू रन अ क्लस्टर ऑफ सर्वर्स राउटिंग अराउंड द सर्वर्स दैट गोज डाउन एंड एडजस्टिंग द साइज ऑफ द क्लस्टर अप और डाउन बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। मान लो कि पीक टाइम पे आपका वेब सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, तो उस केस में ज्यादा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएंगे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। अगर पीक टाइम नहीं है, आपका लोड कम है, तो उस टाइम पे EC2 इंस्टेंस जो है उसका हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया था उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और यहाँ पे जो आपका एग्जिस्टिंग 2 है वो डिप्लॉयड रहेगा। तो इस तरह से वेब सर्वर को ट्रैफिक हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगेन वर्चुअल सर्वर का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप उसको यूज करना चाहते हो उतनी देर के लिए ही आपका पेमेंट या चार्ज होता है, तो हम उस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर अगर आप सिंगल EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय करके रखे हैं, तो अगर वो सर्वर क्रैश हो गया या फिर ओवरलोड हो गया फ्रॉम टू मच ट्रैफिक, तो यूजर जो है आपका साइट एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस केस में सॉल्यूशन यही है कि आप क्लस्टर ऑफ सर्वर्स रन करो जहां पे आपका वेब सर्वर डिप्लॉयड होगा। ठीक है, अब मैनुअली अगर हम इस टाइप का क्लस्टर क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा टीडियस टास्क होता है। तो हमारे पास एक AWS का फीचर होता है दैट इज कॉल्ड एज AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ टास्क फॉर यू कंप्लीटली ऑटोमेटिकली, including the launching of plus EC2 instance, monitoring the health of each instance, replacing the failed instances, and adjusting the size of the cluster in response to the load। मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप से आपको क्या फीचर मिला, अगर आपका लोड ज्यादा है आपके वेब सर्वर पे तो उस टाइम पे वो ज़्यादा EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। उस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का वो हमेशा हेल्थ भी मॉनिटर करते रहेगा। अगर कोई EC2 इंस्टेंस आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस वाले इंस्टेंस को वो डिस्ट्रॉय करके नया आपको क्रिएट करके देगा। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको कौन करेगा, AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप का फीचर ये सारा काम करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका EC2 इंस्टेंस लॉन्च भी हो जाएगा, मॉनिटरिंग भी हो सकता है उस EC2 इंस्टेंस का, रिप्लेस भी आप कर सकते हो फेल्ड इंस्टेंस को, एडजस्ट भी कर सकते हो साइज ऑफ द क्लस्टर डिपेंडिंग ऑन द लोड। तो ये सारा फीचर हम करेंगे किसके थ्रू, AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो ये एक बेसिक फीचर हुआ कि हम कैसे क्लस्टर क्रिएट करेंगे यूजिंग द टेराफॉर्म, और उसमें AWS का रिसोर्स कौन सा यूज होगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि अगर आपने एक से ज्यादा EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है और यूजर अगर हिट करता है आपके वेब सर्वर को, तो सबसे पहले जो वेब सर्वर है वो हिट करेगा लोड बैलेंसर को। लोड बैलेंसर एक और रिसोर्स है AWS पे, जिसके बारे में आगे चल के जब मैं कोड लिखूंगी तो और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। इन शॉर्ट अभी मैं बस बता देती हूँ कि लोड बैलेंसर एक और रिसोर्स है AWS पे। वो क्या करेगा, ट्रैफिक को राउट करेगा, या इस वाले EC2 इंस्टेंस पे या इस वाले EC2 इंस्टेंस पे, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक। अगर मान लो इस वाले EC2 इंस्टेंस पे लोड अभी ज्यादा है, तो अगर लोड बैलेंसर के पास न्यू रिक्वेस्ट आता है थ्रू द यूजर, तो उस वाले यूजर को वो रिक्वेस्ट कहाँ भेज देगा, इस वाले EC2 इंस्टेंस पे, और यहाँ से रिस्पॉन्स लेके वो यूजर को दे देगा। तो ये होता है लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। ये एक अलग रिसोर्स है AWS का, जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे वहां पे आपको मैं बताऊंगी कि लिसनर्स क्या होते हैं, लिसनर रूल्स क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा जब भी हम टेराफॉर्म का कोड इस केस में लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि वही बताएगा आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कि आप जब भी एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो किस कॉन्फ़िगरेशन से आपको उसको लॉन्च करना है। तो ये बेसिकली ऑटो स्केलिंग ग्रुप को स्पेसिफाई करेगा कि किस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से आपका नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा। राइट, जैसे अभी तक हमने कोड लिखा था तो वहां पे हम बताते थे कि क्या इमेज आईडी यूज करना है, क्या इंस्टेंस टाइप यूज करना है। तो ये सारा कुछ हम बताएंगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के रिसोर्स में, और वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेगा आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब भी उसको नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है या डिस्ट्रॉय करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा कोड। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अपने कोड को लिखने से पहले एक मशीन क्रिएट करना पड़ेगा, जिस मशीन पे हमें सबसे पहले टेराफॉर्म इंस्टॉल करना होगा, और वहां पे हमें एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की को सेट करना होगा ताकि टेराफॉर्म ऑथेंटिकेट कर सके AWS क्लाउड को। अगेन द सेम स्टेप्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस पे, यहाँ पे डेमो लिख दिया, नेम ऑफ द मशीन,
उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करो मोर AMI, फिर से हम क्रिएट करते हैं उबंटू मशीन। मैंने 2004 ले लिया। उसके बाद इंस्टेंस टाइप t2.micro, उसके बाद की पेयर मैंने सेम डेवॉप्स हाइफन डेमो टेस्ट ले लिया। नेटवर्क एंड स्टोरेज सारा डिफॉल्ट रहने देते हैं, सिर्फ अलाउ करते हैं SSH ट्रैफिक, और उसके बाद क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे। अब हमें वेट करना है जब तक हमारा मशीन अप नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा मशीन अप हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द कनेक्ट, उसके बाद कॉपी करो ये वाला कमांड और इसको हम पेस्ट करेंगे टर्मिनल पे। टाइप करो यस, और अब हम कनेक्टेड हैं हमारे EC2 इंस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे एज अ रूट यूजर, और अब हम कनेक्टेड हैं विद द रूट यूजर। हमें इस मशीन पे टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना है। अगेन हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे और यहाँ से रन करेंगे सारे कमांड्स वन बाय वन। फाइनली इंस्टॉल कर रहे हैं टेराफॉर्म यहाँ पे। अब टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ है या नहीं ये हम चेक कर सकते हैं। टेराफॉर्म कमांड लिखो, यहाँ पे सारे उसके सब कमांड्स के सारे डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं, तो आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है इस मशीन पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें सेट करना है AWS एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता रखा है कि आप एक IAM यूजर क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना है, एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी असाइन करना है, और उसके बाद आपको एक एक्सेस की आईडी है, सीक्रेट एक्सेस की मिलेगा उस AWS अकाउंट का, और उसकी यहाँ पे आप उसको सेट करोगे ताकि टेराफॉर्म ऑथेंटिकेट कर सके आपके AWS क्लाउड के अकाउंट को। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पास कर दूंगी। ये हमारा सारा स्टेप सब हो गया। मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की भी सेट कर दिया यूजिंग द एक्सपोर्ट कमांड। अब आते हैं हम कोड पे। तो कोड में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम टेराफॉर्म ब्लॉक लिखते हैं, इसमें क्या वर्जन हमें रिक्वायर्ड है टेराफॉर्म का, उसके बाद कौन सा प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यहाँ पे आप AWS प्रोवाइडर डाल रहे हो, कहाँ सोर्स है HashiCorp AWS से AWS को इंस्टॉल करना है, AWS प्रोवाइडर को इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन है दैट इज ग्रेटर देन 4.0। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया इस वाले ब्लॉक में। उसके बाद हम कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, AWS प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। उसमें हमने रीजन स्पेसिफाई किया कि जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट होंगे सारा कुछ हमारा US-East-2 वाले रीजन में क्रिएट होना चाहिए। तो ये सारा कुछ, ये दो ब्लॉक्स उसमें कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे दैट इज AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या बेसिकली करता है, जब भी आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब भी एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेगा तो उसके कॉन्फ़िगरेशन वो कहाँ से उठाएगा, इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में हम बता रहे हैं कि किस कॉन्फ़िगरेशन से एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीजें हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें। जब भी आप एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो वहाँ पे आप इमेज आईडी, इंस्टेंस टाइप, देन यूजर डेटा, देन सिक्योरिटी ग्रुप, सारा कुछ आप स्पेसिफाई करते हो उस वाले सेक्शन पे। तो सेम चीज हम AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में भी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्स क्या है, AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। देन टेराफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेगा इस वाले रिसोर्स को, वो कैसे क्या नाम देगा, दैट इज DevOps-Tech Stack। हमने ऐसे ही रैंडम लिख के रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने इमेज आईडी स्पेसिफाई किया, सेम एक हमने AMI का नाम डाला है। उसके बाद हमने मेंशन किया क्या इंस्टेंस टाइप होगा, दैट इज t2.micro। उसके बाद हमने स्पेसिफाई किया कि क्या सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होना चाहिए जब भी कोई नया मशीन क्रिएट होगा तब। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप की वैल्यू हम कहाँ से उठा रहे हैं, AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट इंस्टेंस डॉट ID नीचे हमने कहीं पे क्रिएट किया होगा। यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो एक सिक्योरिटी ग्रुप, उसका नाम क्या है, डॉट इंस्टेंस। तो AWS सिक्योरिटी ग्रुप डॉट इंस्टेंस डॉट हम क्या ले रहे हैं, उसकी आईडी। और यहाँ पे हमने कैसे क्रिएट कर रखा है सिक्योरिटी ग्रुप को, सिक्योरिटी ग्रुप को हमने क्रिएट किया है, नाम यहाँ पे क्या डाला है, वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल से हम नाम उठा रहे हैं। इनपुट वेरिएबल सेक्शन में आपको दिखाती हूँ, यहीं पे होगा, ये है हमारा नाम, ये है हमारा वेरिएबल्स डॉट TF फाइल। उसमें हम क्या नाम डाल रखे हैं, इसका डिफॉल्ट नाम है टेराफॉर्म हाइफन डेवॉप्स हाइफन टेक स्टैक हाइफन इंस्टेंस। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है बाय डिफॉल्ट। तो वहां से हम वैल्यू उठा रहे हैं अपने कोड में सिक्योरिटी ग्रुप का। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हो गया। उसमें फिर हम इनग्रेस रूल, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, इनग्रेस रूल कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं कि सारे CIDR ब्लॉक, मतलब कोई भी IP एड्रेस से ये एक्सेस हो सकता है। अगेन आप वेरिएबल से उठा रहे हो सर्वर पोर्ट की वैल्यू,
तो हमने वेरिएबल डॉट टीएफ में स्पेसिफाई कर रखा है सर्वर पोर्ट का वैल्यू दैट इज 8080, तो यहाँ से हम वैल्यू अपने कोड में उठा रहे हैं। ये सारा कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में भी करके दिखाया है आपको, तो ये पूरा सेक्शन जो है सेम चीज कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे फिर आते हैं, तो यहाँ पे मैंने यही स्पेसिफाई किया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था यूजर डेटा सेक्शन। उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बिजी बॉक्स एक टूल है जिससे वेब सर्वर आपका डिप्लॉय होता है, एक सिंपल वेब सर्वर वो डिप्लॉय करता है। किस वाले पोर्ट पे वो रन हो रहा है, अगेन वैट डॉट सर्वर पोर्ट दैट इज 8080, और उस पर क्या हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ये वाला मैसेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हमने एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखा है दैट इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यहाँ पे क्यों लिखा है हमने, लाइफ साइकिल के हमने अंदर स्पेसिफाई हमने किया है क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट तभी होता है जब आप ऑटो स्केलिंग फीचर का यूज कर रहे हो, तब आप ये वाला सेक्शन को स्पेसिफाई करते हो। मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो मॉनिटर करता है आपका जो भी EC2 इंस्टेंस है उसके हेल्थ को भी मॉनिटर करता है। तो मान लो किसी का हेल्थ डाउन है या वो सर्वर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो कुछ क्रैश हो गया या कुछ वैसे उसमें कोई इश्यू आ रहा है, तो अब क्या करेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, क्या काम है कि वो एक नया EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करके आपको देगा, राइट। तो वो जब नया लॉन्च करेगा तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स कि जब भी आप नया एक इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो पहले एक नया इंस्टेंस लॉन्च करो, देन वो एग्जिस्टिंग वाले को डिस्ट्रॉय करो। तो इसका मतलब यही है क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, पहले क्रिएट करो देन डिस्ट्रॉय करो। जो एग्जिस्टिंग मशीन ऑलरेडी डिप्लॉयड है क्लस्टर में उसको डिस्ट्रॉय बाद में करो, पहले नया वाला क्रिएट करो। तो इसका यही है लाइफ साइकिल का मतलब, यही होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने जो ये वाला रिसोर्स क्रिएट किया है, तो इस रिसोर्स के बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं कि क्या ये रिसोर्स क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, आपको ये मिल गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टेराफॉर्म का, यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रोवाइडर दैट इज AWS प्रोवाइडर, तो आपको इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कैसे इसको यूज करना है सारा कुछ, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, सेम देखो यही एग्जाम्पल है, कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो इसके बारे में, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे डाल रखा है, तो आप इसके बारे में रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिसोर्स है दैट इज AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इसका क्या काम है, यही वो एक मेन चीज है जिसके थ्रू आपका EC2 इंस्टेंस, नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो सकता है। कितना आप लॉन्च कर सकते हो, मैक्सिमम क्या है या मिनिमम क्या है, वो कैसे लॉन्च करेगा नया EC2 इंस्टेंस, सारा कुछ इसी का खेल है। तो हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, सबसे पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। जब आपको नया मशीन अगर क्रिएट करना है तो किस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करोगे और उसके थ्रू मशीन क्रिएट करोगे, तो ये हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इसके थ्रू आपको क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है AWS launch dot configuration दिस वन, उसके बाद डॉट, उसके बाद ये नाम है टेराफॉर्म कोड, इस नाम से आइडेंटिफाई कर रहा है इस पर्टिकुलर रिसोर्स को, उसके बाद डॉट नेम उसका नाम। तो इस वाले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से ऑटो स्केलिंग ग्रुप नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये दो पैरामीटर्स का कि मिनिमम साइज ऑफ द EC2 इंस्टेंस क्लस्टर में क्या हो सकता है, कि मिनिमम जो है अगर क्लस्टर फॉर्म करे तो दो तो मिनिमम ही है, तो दो मिनिमम हो गया। मैक्सिमम अगर पीक टाइम पे कितना EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकता है AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप, दैट इज 10, मैक्सिमम 10 जाएगा। उसके बाद हम स्पेसिफाई यहाँ पे कर रहे हैं टैग। जब भी कोई नया मशीन क्रिएट करेगा थ्रू द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ टैग असाइंड हो उस पर्टिकुलर मशीन पे, तो हमने की में क्या डाल रखा है, नेम, और वैल्यू उसका क्या पास कर रहे हैं, टेराफॉर्म, ये वाला डेवऑप्स टेक स्टैक। तो ये एक टैग हम असाइन कर रहे हैं जब भी कोई नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है तब, और जब लॉन्च होगा उस टाइम पे हम डाल रहे हैं प्रोपोगेट एट लॉन्च इक्वल टू ट्रू, मतलब ये भी लॉन्च करो तो ये टैग उस पर पास होना चाहिए या ये टैग उस पर असाइन होना चाहिए उस वाले पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस पे, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं प्रोपोगेट एट लॉन्च इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसके बाद दो पैरामीटर्स बचते हैं दैट इज VPC जोन आइडेंटिफायर एंड देन द नेक्स्ट वन इज अ टारगेट ग्रुप ARNs। तो टारगेट ग्रुप तो जब मैं लोड बैलेंसर आपको बताऊंगी तब आपको बताऊंगी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, और VPC जोन आइडेंटिफायर क्या होता है। जब भी आप नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे तो आप किसी एक VPC में हर चीज लॉन्च करते हो, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो डिफॉल्ट VPC में जाता है, तो ये हमें VPC यहाँ पे कैसे बताना है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम बात करते हैं इस वाले पैरामीटर का जहां पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सबनेट आईडी। तो इसका क्या जरूरत पड़ा है एक्चुअली, so this parameter specifies to the auto scaling group that in which VPC subnets the EC2 instance should be deployed। तो जितने भी सबनेट होते हैं वो एक आइसोलेटेड AWS अवेलेबिलिटी जोन में रन करते हैं। तो अगर मान लो कि आप मोर देन वन
सबनेट में अगर डिप्लॉय कर रहे हो अपने इंस्टेंस को, तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर अगर डाउन भी चला जाता है तो आपका वेब सर्वर से रिस्पॉन्स दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन से आपको मिलता आएगा। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं सबनेट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप सबनेट का वैल्यू हार्ड कोड भी कर सकते हो, लेकिन हार्ड कोड हम नहीं करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसको कोड के थ्रू ही हम उठाएं। तो उस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स क्या होता है? It represents a piece of read-only information that is fetched from the provider itself. तो यहाँ पे प्रोवाइडर हमारा क्या है? AWS। तो जब भी आपका टेराफॉर्म आप रन करते हो तो AWS कुछ डेटा सोर्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। तो इस केस में हम फेच कर रहे हैं VPC का इंफॉर्मेशन। तो हम कैसे फेच कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर रखा है, राइट? तो डेटा हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे? डेटा इज द सोर्स। हमें किस सोर्स का वैल्यू चाहिए? AWS_VPC। कौन से VPC का वैल्यू चाहिए? दैट इज डिफॉल्ट वन। तो हम डिफॉल्ट VPC का सारा इंफॉर्मेशन यूजिंग द डेटा सोर्स उठा रहे हैं थ्रू द टेराफॉर्म। ठीक है? In short, adding a new data source to your Terraform configuration does not create anything new. It is just a way to query the provider's API for the data and to make that available data to the rest of your Terraform code. ठीक है? तो यहाँ पे बस हम डिफॉल्ट VPC के बारे में वैल्यू फेच कर रहे हैं फ्रॉम द AWS क्लाउड यूजिंग द डेटा सोर्स, और ये वाला फिर VPC का इंफॉर्मेशन हमारे इस कोड में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा डेटा सोर्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिप्लॉयड है AWS क्लाउड पे आपके अकाउंट में, आप अगर उसका इंफॉर्मेशन फेच करना चाहते हो तो आप डेटा सोर्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है VPC का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है? Each Terraform provider exposes a variety of the data sources. For example, the AWS provider include the data sources to look up for the VPC data, जैसा कि हम यहाँ पे डिफॉल्ट VPC के बारे में इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं। उसके बाद आप उसका सबनेट की डेटा वैल्यू ले सकते हो, फिर AMI IDs उठा सकते हो, IP एड्रेस रेंज, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यूजिंग द टेराफॉर्म प्रोवाइडर अपने टेराफॉर्म कोड में उठा सकते हो। ठीक है? बेसिकली आपको कैसे लिखना है डेटा सोर्स का ब्लॉक? सबसे पहले आप लिखोगे डेटा, उसके बाद लिखोगे AWS। तो AWS क्या है? प्रोवाइडर का नाम। उसके बाद आप टाइप मेंशन करोगे अंडरस्कोर VPC के बाद। तो ये टाइप क्या है आपका? VPC। उसके बाद आप नेम लिखोगे। तो नेम क्या है यहाँ पे? डिफॉल्ट हमने लिख रखा है। ठीक है? नेम इज एन आइडेंटिफायर यू कैन यूज थ्रू आउट द टेराफॉर्म कोड टू रेफर टू दिस डेटा सोर्स। तो जैसे अभी तक हम एक्सेस कर रहे थे किसी और ब्लॉक को, उसी तरह से ये पर्टिकुलर एक नाम हमने डाल रखा है। ठीक है? इसके बाद अंदर सेक्शन में आपको कॉन्फ़िग डालना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप लिख सकते हो कि किस डेटा सोर्स को लुकअप करेगा आपका ये पर्टिकुलर प्रोवाइडर। तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि डिफ़ॉल्ट VPC के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमने ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया। ठीक है? राइट? तो बेसिकली अभी क्या हुआ कि आपके पास डिफॉल्ट VPC के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया यूजिंग द डेटा सोर्स। अब हम चाहते हैं कि इस VPC, ये जो डिफॉल्ट VPC है, उसके सबनेट के बारे में इंफॉर्मेशन जाने, ताकि हम उस सबनेट इंफॉर्मेशन का यूज कर सके ऑटो स्केलिंग ग्रुप वाले सेक्शन में। तो ये कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले डेटा आपने फिर से यहाँ पे मेंशन किया, उसके बाद AWS प्रोवाइडर का नाम हो गया, सबनेट टाइप हो गया कि सबनेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, नाम हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। उसके बाद फिल्टर सेक्शन में आप डालोगे कि वैल्यू क्या उठाना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या उठा रहे हैं? डेटा, डेटा डॉट AWS_VPC देन डॉट डिफॉल्ट एंड देन द आईडी, सबनेट की आईडी आपको चाहिए। तो इस VPC में अगर आपके पास सबनेट 1 है, सबनेट 2, सबनेट 3, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में सबनेट अगर आपका क्रिएटेड है, तो वो सारे सबनेट का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। और इस ब्लॉक के जो आउटपुट आपको मिलेगी उसको हम यूज करेंगे इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? अब यहाँ पे कैसे यूज करना है? तो VPC जोन आइडेंटिफायर इक्वल टू डेटा डॉट, यहाँ पे डेटा डॉट AWS_subnets देन डॉट डिफॉल्ट देन डॉट आईडीज। जितने भी आईडी आपको मल्टीपल सबनेट्स मिलेगा वो सारे सबनेट में आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए और वेब सर्वर डिप्लॉय होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये पूरा कोड चलेगा। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे सबनेट को हार्ड कोड ना करके आप यूजिंग द डेटा सोर्स ब्लॉक, आप VPC का इंफॉर्मेशन उठा रहे हो, वहाँ VPC से उसके अंदर जितने भी सबनेट से सारा इंफॉर्मेशन ले करके यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर रहे हो। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है डेटा सोर्स का। तो अभी तक हमने क्या जाना कि अभी तक हमारे पास एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स हमने क्रिएट किया, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन उस पर्टिकुलर मशीन का होगा। उसके बाद हमने सेकंड रिसोर्स क्रिएट किया ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, जहां पे हम बता रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो सकते हैं, किस सबनेट में ये सारा कुछ क्रिएट होना चाहिए, ये सारा यूजिंग द डेटा सोर्स हम लोग सारा कुछ वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं।
अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जब भी आप EC2 इंस्टेंस मल्टीपल क्रिएट करोगे तो सबकी अपनी-अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस होगी, राइट? जिस पे हम जाके एक्सेस करके आपको वहाँ से वेब सर्वर का रिस्पॉन्स मिलता है। बट रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? कि आप मोर देन 1 आईपी एड्रेस अपने एंड यूज़र को दो और उनको बोलो आप हिट करो। तो उस केस में आपके पास आता है लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको एक डीएनएस का नाम देता है एंड यूजिंग दैट डीएनएस इटसेल्फ आप कोई भी यूज़र उसको आपके वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। इंटरनली आपका क्या होगा, यूजर हिट करेगा उस लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम को और वो राउट करेगा इंटरनली ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टेंस पे। तो अब आपको क्या क्रिएट करना है, आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करना है टू राउट द ट्रैफिक। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि 3 तरह के लोड बैलेंसर्स एक्चुअली होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, देन यू हैव नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड देन यू हैव क्लासिक लोड बैलेंसर। सबसे पहला जो होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, वो मोस्टली यूज होता है HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक के लिए। उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर जो होता है वो बेसिकली TCP, UDP, TLS ट्रैफिक इन सब के केस में यूज होता है। उसके बाद क्लासिक वाला जो होता है वो दिस इज द लेगेसी लोड बैलेंसर, और वो बोथ द ALB एंड NLB के केस में आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये एक बेसिक सा हम वेब सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हमारे इस केस में, और एंड दैट इज फॉर द HTTP ऐप ओनली, तो हम इस केस में यूज करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और उसका भी कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो कोई भी अगर आप लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो तो उसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज लिसनर, देन लिसनर रूल्स, देन द टारगेट ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहला है लिसनर। लिसनर क्या होता है कि इट लिसन्स ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट, दैट फॉर एग्जांपल 8080 एंड द प्रोटोकॉल इज HTTP। तो हमारा वेब सर्वर का क्या पोर्ट है, 8080, एंड द प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे, HTTP ट्रैफिक पे है। तो लिसनर का यही मतलब होता है कि ये लिसन करता है एक स्पेसिफिक पोर्ट पे। एंड देन द नेक्स्ट इज द लिसनर रूल्स। तो लिसनर रूल क्या करता है, जो भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट लिसनर वाले पे आया 8080 पोर्ट पे, उन सारे रिक्वेस्ट को ये उठाता है और उसको सेंड करता है टू द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स। ये मान लो हमारे पास टारगेट ग्रुप है, एक टारगेट ग्रुप में आप ये सारे इंस्टेंसेस आपने क्रिएट करके रखा है, ये वाले टारगेट ग्रुप में आपने ये सारे इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो ये बेसिकली उसको राउट करने का काम करता है टू द टारगेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज द टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप क्या है, वन और मोर सर्वर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द लोड बैलेंसर। और उसके बाद टारगेट ग्रुप आल्सो परफॉर्म द हेल्थ चेक ऑन दीज सर्वर एंड सेंड रिक्वेस्ट ओनली टू द हेल्दी नोड्स। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें हुई, दैट इज लिसनर, देन लिसनर रूल्स एंड टारगेट ग्रुप। सबसे पहला लिसनर क्या है, यहाँ पे एक आप पोर्ट स्पेसिफाई करते हो एंड देन द प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करते हो। पोर्ट क्या है, 80 पोर्ट, एंड द प्रोटोकॉल इज HTTP ट्रैफिक। सेकेंड है आपके पास लिसनर रूल। तो जो भी रिक्वेस्ट आपके लिसनर के थ्रू आ रहे हैं जिस भी पोर्ट पे, वो उसको राउट करता है टू द मैचिंग टारगेट ग्रुप्स। मान लो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर रखा है कि /app/a से जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो वो इस वाले टारगेट ग्रुप को जाना चाहिए, /app/b से जब भी आएगा तो इस वाले टारगेट ग्रुप पे जाना चाहिए। तो ये रूल्स आपने कहाँ सेट कर रखा है, लिसनर रूल्स पे। लास्ट में है टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप लास्ट में उसको राउट करता है EC2 इंस्टेंस जो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है, और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो बेसिकली ये 3 रिसोर्सेस हुआ। तीनों रिसोर्स को अब हम 1 बाय 1 क्रिएट करेंगे। यहाँ तक तो हमने समझ लिया, राइट, सबनेट तक। सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं लोड बैलेंसर। सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना होगा लोड बैलेंसर, राइट। तो लोड बैलेंसर के अंदर हम ये सारा पैरामीटर्स डालते हैं। सबसे पहले हमने क्या डाला है, नेम अगेन हम वेरिएबल फाइल में ले रहे हैं। वेरिएबल फाइल में मैंने एक लोड बैलेंसर का नाम डाल रखा है। फिर हमने स्पेसिफाई किया कि लोड बैलेंसर का टाइप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्रिएट करें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। उसके बाद हमने मेंशन किया है कि सबनेट क्या होना चाहिए। सबनेट अगेन हम फ्रॉम द दिस डेटा प्रोवाइडर ब्लॉक, यहाँ से हम सबनेट का वैल्यू उठा रहे हैं, तो इस सबनेट में आपका लोड बैलेंसर डिप्लॉय होना चाहिए। उसके बाद हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी यहाँ पे अटैच करके रखा है इस वाले पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे, वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी ALB आप क्रिएट करोगे तो उसमें 3 अगेन उसके बाद आपको क्रिएट करना है रिसोर्स। सबसे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो क्रिएट हो गया, उसके बाद आप क्रिएट करोगे लिसनर कि किस पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन करना है आपके इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे। तो इस लिसनर वाले कंपोनेंट पे सबसे पहले आप क्या डाल रहे हो, लोड बैलेंसर ARN। ये वाला वैल्यू क्या होगा, इस वाले लोड बैलेंसर से आपको मिलेगा, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे उठा के डालना है। उसके बाद पोर्ट क्या है, 80 पोर्ट पे आपका वेब सर्वर लिसन हो रहा है। उसके बाद प्रोटोकॉल क्या डाल रहे हो, HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो overall on this block we are specifying that this listener configures the application load balancer
टू लिसन ऑन द डिफॉल्ट HTTP पोर्ट दैट इज पोर्ट 80, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है, एंड यूज द HTTP एज द प्रोटोकॉल एंड सेंड द सिंपल 404 पेज एज द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स फॉर द रिक्वेस्ट दैट डोंट मैच एनी लिसनर रूल्स। अगर किसी से मैच किया तब तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स जो हमने हेलो वर्ल्ड करके रखा है वो मैच करेगा, तो आपको वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर कोई भी मैच नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, 404 पेज नॉट फाउंड। ये आपका फिक्स्ड रिस्पॉन्स हमेशा आएगा जब कोई भी लिसनर रूल्स मैच नहीं करता है तब। अब इसके बाद एक बात आती है कि जब भी हम AWS पे कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपको इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक नहीं अलाउ करता है। इसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो स्पेसिफिकली हमने भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। यहाँ पे हमने लोड बैलेंसर क्रिएट किया, राइट, ये वाला। तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी ग्रुप अलग से क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे हम वैल्यू उठाएंगे इस वाले फील्ड पे। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। ये वाला ब्लॉक है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है। इस सिक्योरिटी ग्रुप में हम क्या बोल रहे हैं कि इट अलाउ इनकमिंग request on port 80 so that you can access the load balancer over the HTTP, and it allow the outgoing request on all the ports so that the load balancer can perform health check also। ठीक है, फिर इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप को हम यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। इस वाले सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये टारगेट ग्रुप क्या करता है, दिस टारगेट ग्रुप विल डू द हेल्थ चेकअप ऑन योर इंस्टेंसेस बाय पेरिडिकली सेंडिंग एन HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमने लिखा है HTTP, राइट, एंड उसके बाद उसको हेल्दी तभी वो कंसिडर करेगा अगर आपको वहां से उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिस्पॉन्स मिल रहा है। दैट इज अगर 200 रिस्पॉन्स आपको अगर मिल रहा है HTTP रिक्वेस्ट पे, तो मतलब आपका हेल्थ चेक उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का सही है। अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो उस केस में आपका इंस्टेंस डाउन है एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज द अनहेल्दी, and the target group will automatically stop sending traffic to it so that it will minimize the disruption for the end users। तो इस तरह से आपके टारगेट ग्रुप में जितने भी EC2 इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर्ड होंगे तो सारा कुछ का वो हेल्थ चेकअप करेगा, और अगर आपके पास कोई भी इंस्टेंस डाउन है तो यूजर का जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो राउट नहीं करेगा ट्रैफिक को, ताकि आपके यूजर को कोई भी परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम दैट हाउ डज द टारगेट ग्रुप नोज विच EC2 इंस्टेंस टू सेंड द रिक्वेस्ट फॉर डूइंग द हेल्थ चेकअप। तो उस केस में आप स्टैटिक लिस्ट का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ASG एंड द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दोनों को आप लिंक अप कर सकते हो। तो हमने कैसे यहाँ पे लिंक किया है, आप जाओ ऑटो स्केलिंग वाले फीचर पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है टारगेट ग्रुप ARN। यहाँ पे हम किसका नाम डाल रहे हैं, हम जो यहाँ पे टारगेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो वो वैल्यू हम वहाँ पे पास कर रहे हैं। ये वाला देखो क्या है, AWS_LB_target_group.ASG. इसकी ARN। तो ये वाला जितने भी टारगेट ग्रुप है उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं अपने इस वाले पर्टिकुलर ऑटो स्केलिंग ग्रुप वाले सेक्शन में, ताकि ये दोनों लिंकअप हो और इन्हीं सारे इंस्टेंसेस का वो हेल्थ चेकअप करे और आपको रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे ये कर रखा है। इसके बाद लास्ट हमने क्रिएट किया है AWS लिसनर रूल। यहाँ पे हम क्या मेंशन करें, किसी भी पैटर्न दैट इज स्टार, किसी भी पैटर्न में अगर यूजर आपका एक्सेस कर रहा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को तो सारे को वो टारगेट ग्रुप पे राउट करेगा, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं डाला है, सारे पैटर्न्स अलाउ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज द फैक्ट ऑफ द लिसनर रूल। तो बेसिकली ये आपका पूरा ओवरऑल कोड है जो कि मैंने आपको समझाया कि पूरे कोड में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, टेराफॉर्म ब्लॉक में स्पेसिफाई किया कि कौन सा प्रोवाइडर आपको यूज करना है, दैट इज AWS का प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। तो और उसको कहाँ से उसके सोर्स कोड को उठाना है, HashiCorp AWS है, और इसका वर्जन क्या लेना है, ग्रेटर देन 4.0, यह यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया। उसके बाद जो भी हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे वो किस रीजन में लॉन्च होना चाहिए हर चीज, दैट इज US-East-2 इस रीजन में किया। उसके बाद हमने एक ब्लॉग बनाया AWS लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने बताया कि जब भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता है तो किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने सारा उसका वैल्यू डाल रखा है। उसके बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हमने स्पेसिफाई किया कि मिनिमम EC2 इंस्टेंस कितने होंगे, मैक्सिमम कितना जा सकता है, किस सबनेट में उसको क्रिएट करना है EC2 इंस्टेंसेस को, सारा कुछ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। उसके बाद हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया फॉर आवर इंस्टेंस कि हमारे इंस्टेंस पे क्या अलाउड होना चाहिए, इनग्रेस रूल, तो ये सारा हमने वहाँ पे किया।
उसके बाद मैंने आपको डेटा सोर्स के बारे में बताया। डेटा सोर्स से आप वीपीसी और सबनेट का वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये कुछ नया चीज़ नहीं क्रिएट करेगा आपके AWS क्लाउड अकाउंट पे, बल्कि जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है, उसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करना है हमारे AWS क्लाउड पे। उसके बाद लिसनर, टारगेट ग्रुप एंड लिसनर रूल कैसे क्रिएट करना है, ये सारा कुछ हमने क्रिएट किया। जब भी हम कोई AWS पे रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं तो कोई भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक अलाउड नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। तो हमने इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए एक अलग से सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट किया, जहाँ पे हम 80 पोर्ट अलाउ कर रहे हैं, इनकमिंग एंड आउटबाउंड पे सारे सारे ही अलाउ कर रहे हैं। तो ये काम हमने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल्स डॉट टीएफ फाइल का। वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल में हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। सर्वर पोर्ट, ALB का नाम क्या होगा, इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या होगा और ALB सिक्योरिटी ग्रुप का क्या नाम होगा, ये सारा कुछ हम डाल रहे हैं किसमें, वेरिएबल्स डॉट टीएफ में। उसके बाद मैंने एक आउटपुट डॉट टीएफ भी बनाया है। आउटपुट डॉट टीएफ में मैं क्या ले रही हूँ, अभी तक हम सिर्फ पब्लिक आईपी लेते थे, राइट। अब हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट किया है और यूजर उस लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा। तो अभी हमें लोड बैलेंसर का वैल्यू चाहिए। तो लोड बैलेंसर का नाम हम कैसे उठा रहे हैं, सेम लोड AWS_LB जो हमने ऊपर क्रिएट किया था उसका नाम एंड देन द डॉट DNS नेम, वहां से हमें मिल जाएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नाम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर DNS नेम पे यूजर एक्सेस करेगा और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हिट होगा और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर राउट करेगा हमारे जो भी EC2 इंस्टेंस पे, और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा जो हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम ये सारे कोड को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मशीन। यहाँ पे क्रिएट करते हैं mkdir डेमो, एक डायरेक्टरी क्रिएट किया cd डेमो, और यहाँ पे हम सबसे पहला क्रिएट करते हैं main.tf। अब हम कॉपी करते हैं ये वाले पर्टिकुलर कोड को, कॉपी, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं vi variables.tf। यहाँ इंसर्ट मोड में गए, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद थर्ड है vi outputs.tf, इसमें हमने आउटपुट वाला डाल दिया। आउटपुट में सिर्फ हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नाम चाहिए, उसको किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, हो गया। अब सबसे पहले हमें रन करना है टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, AWS क्लाउड प्रोवाइडर का कॉन्फ़िगरेशन प्लगइन सारा कुछ इंस्टॉल कर देगा इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। उसके बाद हमें रन करना है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान से हम देखते हैं क्या क्या क्रिएट होने वाला है। जितने भी रिसोर्सेज हमने अभी तक लिखा अपने टेराफॉर्म कोड पे, वहां पे आपको दिखेगा कि सारा क्रिएट होने वाला है। आप देख सकते हो कि 8 रिसोर्सेज जो हैं वो क्रिएट होने वाले हैं आपके AWS क्लाउड अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद फाइनली रन करो टेराफॉर्म अप्लाई। टाइप करो यस, सॉरी, टाइप करो यस। तो अब क्या हुआ, फाइनली आपका टेराफॉर्म अप्लाई चल गया, आपका लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया। उसके बाद आप सारे C2 इंस्टेंस जो बाय डिफॉल्ट 2 है वो सारा कुछ क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको आउटपुट में यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का DNS नाम भी मिल गया, आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी किया, यहाँ पे चलते हैं, हम ट्राई करते हैं HTTP, और यहाँ पे वैल्यू किसका, अब लोड बैलेंसर का हम डालेंगे। अब हम अपने पब्लिक आईपी यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि अब हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को। और उसने क्या किया, उसने राउट किया ट्रैफिक EC2 इंस्टेंस पे जहाँ पे हमारा वेब सर्वर डिप्लॉयड है, और वहां से हमें वैल्यू मिला, राइट। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन कर देते हैं, ताकि जितने भी रिसोर्स क्रिएट हुए सारा तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारे कोई भी चार्जेस यहाँ पे ना लगे। टाइप करो यस, सारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वाला लैब आपको यही बता रहा है कि कैसे आप वेब सर्वर क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हो अपने AWS क्लाउड अकाउंट पे, कैसे आप लोड बैलेंसर यूज कर सके हो, कैसे आप लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो ताकि एक DNS नेम से आपका वेब सर्वर एक्सेस हो, आपको यूजर्स को अपनी पब्लिक आईपी ना शेयर करनी हो, और मोर देन
वन सर्वर आप कैसे लॉन्च करोगे यूजिंग द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ये सारा कुछ फीचर हमने देखा इस पर्टिकुलर लैब में। अगर कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसके बारे में एक इन डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आप AWS पे न्यू हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि AWS के काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं, बट इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि टेराफॉर्म का कोड आपको कैसे लिखना है, आप कैसे आप उसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हो, ये सारा कुछ आपको इस पर्टिकुलर कोड में क्लियर हो जाएगा। और ये आप लैब जरूर ट्राई करना अपने सिस्टम में। नेक्स्ट फ्यू वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, टेराफॉर्म के प्लेलिस्ट में मैं ट्राई करूंगी जो भी कॉन्सेप्ट, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी बाकी रह गए हैं वो सारा कुछ मैं जल्दी ही कवर करने की कोशिश करूंगी। बाकी मेन यही है कि कैसे कोड को लिखना है, आपको कोड समझ में आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना आना चाहिए, तो आप पूरा कोड लिख सकते हो खुद भी, कोई वैसा कोई इशू नहीं है। And thank you for watching our videos. Do like, share and subscribe to the DevOps Tech Stack channel. Thank you.